सशक्तिकरण, सशक्त नारी सशक्त देश, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सब सशक्त हैं, लेकिन हम बात क्यों कर रहे हैं, ये सोचनीय विषय है। नारी सशक्तिकरण की बात क्यों हो रही है? ये तो तय है कि नारी घर की धुरी होती है और उसी घर से जो संतान की परवरिश होती है, जो पूरा परिवेश बनता है, उससे हमारा देश बनता है। ये हम सब जानते हैं। लेकिन बात हम करेंगे उन चुनौतियों की, उस टकराव की, जो समय के साथ बहुत प्रासंगिक विषय होता जा रहा है, बहुत गहरा होता जा रहा है। हमारे साथ अलग अलग विषयों पे बात करने वाली पैनलिस्ट हैं। आप सब पहले जान चुके हैं। कोई कानून से हैं, कोई बिजनेस के क्षेत्र से हैं, कोई साइबर की चुनौतियां, साइबर एक्सपर्ट हैं जो आपको बताएंगे इंटरनेट और तकनीक की युग में किस तरह से आप चुनौतियां का सामना कर रही हैं और कैसे उससे गुजरें। और हमारे साथ स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं जो बताएंगे एक सशक्त नारी किस तरह से पूरी तस्वीर बदल सकती है। तो सबसे पहले शक्ति की बात करें। हम सब, मुझे लगता है, नारी शक्ति की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अधूरा नॉलेज रखते हैं। शक्ति को बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाता है। क्या हम जानते हैं वास्तव में नारी शक्ति का पूरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या है? तो मैं मोनिका जी की तरफ रुख करूंगी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा इस पर बात की है और बहुत कुछ बताया मुझे पहले भी। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को भी जानना चाहिए। मोनिका जी, प्लीज़ आप बताइए, नारी शक्ति हमारे देश की क्या है और बाहर के देशों में फेमिनिज्म की बात जो होती है, आप लोग भी जानते हैं, वहाँ का क्या फ़र्क है? थोड़ा ये क्लियर होगा तो बात आगे बढ़ाने में सुविधा होगी। प्लीज़। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ऐसा है कि हम हमेशा कहते हैं, अरे हम तो नारी शक्ति हैं। नारी, हम बायोलॉजिकली नारी हैं, पर शक्ति का कॉन्सेप्ट क्या है देखना पड़ेगा हमें। क्योंकि जब आप वेस्ट की बात करते हो, वेस्ट का कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म का, नारी मुक्ति का, पर भारत का कॉन्सेप्ट है नारी शक्ति का। फर्क क्या है? वेस्ट में कहते हैं कि जो आदमी है, आदमी की टेढ़ी पसली से महिला का जन्म हुआ है। आदमी मास्टर है, महिला स्लेव है। आदमी ऊपर है, महिला नीचे है। ये पूरा आदमी, उसकी टेढ़ी पसली औरत। आदमी जब चाहे पसली हटा सकता है, जब चाहे पसली ला सकता है। तो वेस्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि मैन एंड विमेन आर नॉट इक्वल। वो कहता है कि विमेन इज फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ मैन। तो इसलिए लड़कियों को, औरतों को संघर्ष करना पड़ा कि हम में भी आत्मा है, हम वस्तु नहीं है, हम शरीर नहीं है, हमें आप राइट टू वोट दो। आंसर वाज नो। 1920 तक अमेरिका में राइट टू वोट नहीं था। 1928 तक यूके में राइट टू वोट नहीं था। स्विट्जरलैंड में 1959 में रेफरेंडम हुआ। आदमियों बताओ, महिलाओं को राइट टू वोट दे दे। आंसर वाज नो, दे डोंट डिजर्व इट। 12 साल लड़ी, उसके बाद राइट टू वोट मिला। यानी हर चीज के लिए लड़े हैं वो हस्बैंड से लड़े हैं, वो पति से लड़े हैं, वो पिता से लड़े हैं, पुत्र से और सिस्टम से लड़े हैं, क्योंकि मैन एंड वुमेन वर नॉट इक्वल। नारी मुक्ति है वहाँ। भारत में क्या है? भारत में हम कहते हैं कि जब महादेव भी धरती पर आते हैं ना, तो अर्धनारीश्वर का अवतार लेकर आते हैं, ये कहने के लिए कि जो ईश्वर है वो आधा नर है, आधा नारी है। आदमी औरत इक्वल नहीं है, वो वन, दे आर वन। बिना आदमी के औरत अधूरी है, बिना औरत के आदमी अधूरा है। तो इसलिए देवियां तो हमारे यहाँ ही हुई हैं ना। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश सब फेल हो गए थे ना, तो उन्होंने माता का सृजन किया था, जिसने महिषासुर का नाश किया था। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमें आदमी का तत्व भी है और औरत का तत्व भी है, जो हमारे माँ बाप से मिलता है। वी आर वन। इसलिए हमें लड़ना नहीं पड़ा अपने आदमियों से, अपने पिता से, अपने पुत्र से या सिस्टम से कि नहीं हम भी इक्वल हैं। वी डोंट गो फॉर इक्वालिटी। हमें वोट के लिए लड़ना नहीं पड़ा। हमारे भारतीय परंपरा में कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि अर्धनारीश्वर में हम आधा नर हैं, आधा नारी हैं, वही ईश्वर है। इसलिए आदमी औरत में अंतर नहीं है, सिर्फ ये है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें। सारी शक्ति इसमें नहीं लगनी चाहिए कि हमने आदमियों जैसा बनना है, नहीं बनना। हम क्रिएट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आदमी क्रिएट नहीं कर सकता। वो हम घर में क्रिएट करें, समाज में या राष्ट्र में क्रिएट करें। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानना है, क्योंकि मुगल काल और अंग्रेजों के काल के बाद घर में बंद करके रख दिया गया। बाहर मत जाओ, पद्मावत देखी है ना, बाहर मत जाओ, मुगल आ जाएंगे।
शिक्षा मत लो, मुगल आ जाएंगे, बाहर से निकल गए, मुगल पकड़ कर ले जाएंगे। सबको बंद करना पड़ा। आज हम पढ़ें लिखें, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, सामंजस्य बिठाएं और सारे गेट कीपर्स को हटाते हुए हर जगह डिसीजन मेकिंग बॉडीज में जाएं और वहाँ जाके बताएं कि हम आ गए हैं, हम अपने को भी संभालेंगे, परिवार को भी संभालेंगे, पुरुषों को भी संभालेंगे, बच्चों को भी संभालेंगे। हम सामंजस्य हैं, हम शक्ति हैं। धन्यवाद। मोनिका जी ने शक्ति की बात की। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो केवल शक्ति होती है, पुरुष महिला ये सब पीछे की बात होती है। हम सब बीते सालों में देखा है कि कैसे महिलाएं उन क्षेत्रों में आ रही हैं जहां पर पहले पुरुष का वर्चस्व होता था। उसमें एक बड़ा क्षेत्र है खेल का, और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगी कि कैसे जो शक्ति है अपने आप में वो किस तरीके से महिलाएं बता रही हैं, और बबीता जी इस बारे में अपने अनुभव बताएंगे। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ दैनिक जागरण का जो ये मंच है, जिस पे हम लोगों को रूबरू कराया और हमें अपनी बात रखने का, नारी शक्ति की बात रखने का हमें मौका दिया गया। तो मेरा जो टॉपिक है, मैं अपने आप से ही शुरू करती हूँ, अपनी लाइफ स्टोरी से। मेरा जन्म 1983 में हुआ था, एक साधारण से गांव में। तो जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, 10-11 साल की, तो मेरे गांव में एक दंगल होता था। तो उस दंगल में सिर्फ एंट्री पुरुषों की होती थी, महिलाओं को वहाँ जाने भी नहीं दिया जाता था। बट मैं थोड़ा सा मेरे मम्मी पापा ने मेरा पालन पोषण लड़कों की तरह किया, तो मैं चली जाती थी वहाँ दंगल देखने। तो मेरे मन में ये आता था कि भाई जब ये पुरुष कुश्ती लड़ रहे हैं तो लड़कियों को क्यों नहीं लड़ने दिया जाता। वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठी और कुछ टाइम बाद ही फीमेल रेसलिंग का शुभारंभ हुआ। मैंने पार्टिसिपेट किया। स्टार्टिंग में मुझे स्टेट में गोल्ड मेडल मिला, फिर नेशनल में गोल्ड मेडल, इस तरह से इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल, और अभी रिसेंटली मेरा 2 बार वर्ल्ड में गोल्ड मेडल आया है, जिसके लिए मैं अपने कोचिज़, अपनी डीएसओ जी अनीता नागर जी, उनका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, और अपने डिपार्टमेंट का भी, कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। अब बात करते हैं हम नारी शक्ति की। तो नारी शक्ति के लिए मेरा जो है, यहाँ मोस्टली माताएं ज़्यादा बैठी हुई हैं, तो मेरा जो मैसेज है वो ये है कि हमें अपनी लड़कियों को, बच्चियों को गेम जरूर खिलाना चाहिए। अगर बच्ची गेम्स करेगी तो उससे स्ट्रांग, सबसे पहले उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर के साथ साथ उसका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। और जब इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे। आजकल आप देख रहे हो किस तरह के केसेस आ रहे हैं, लड़कियों पे एसिड डाल दिया जाता है या और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर हमारी लड़की मजबूत है तो सामने वाले की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर जाए। इसलिए अपनी बच्ची को, खासकर लड़की को, मजबूत बनाए। और मजबूती का सबसे बड़ा जो है वो मैं गेम्स को मानती हूँ। उससे लड़की के अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसे कहीं भी बिठा दो, 50 लड़कों में खड़ा कर दो, 50 पुरुषों में खड़ा कर दो, 50 कहीं भी खड़ा कर दो, अकेले वो चली जाएगी, अकेली आ जाएगी। तो सबसे पहले ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे समाज में। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कोई भी गेम करा लो, जरूरी नहीं है कुश्ती, भाई एथलेटिक्स हो गया, आपका बॉक्सिंग हो गया, और बहुत सारे गेम है, सभी गेमों की बात कर रही हूँ मैं। और आई नारी शक्ति की बात, तो अब से 24 साल पहले जब मैं निकली थी तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। मेरे गांव से लड़की को निकलने नहीं दिया जाता था, और मैं फिर इस तरह की कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, गुजर्स, कि वहाँ थोड़ा सा हस्तक्षेप करते थे, भाई गुजर है, गुजर थोड़ा सा मतलब करते हैं कंट्रोल लड़कियों पर। लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई। मुझे मेरी देखा देख मेरे आसपास का जो क्षेत्र है वो हर बंदा ये कोशिश करता है कि भाई हम अपनी लड़की को बबीता नागर जैसी बनाए। बबीता नागर जैसी लड़की, मैं रात को 4 बजे निकल जाती थी मॉर्निंग में प्रैक्टिस के लिए, और आज मैं आपके सामने हूँ। एक छोटी सी एकेडमी भी मैं रन कर रही हूँ, जिसमें करीब हजारों लड़कियाँ, कम से कम 400 प्लस लड़कियों को मैंने क्या मेहनत उनकी है, मैंने सिर्फ उन्हें गाइड किया है। वो रोजगार पाया है उन्होंने, गवर्नमेंट रोजगार, दिल्ली पुलिस में है, यूपी पुलिस में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई अपनी बच्ची पे फेथ करो,
अगर आप फेथ करोगे तो लड़की बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर जाएंगी। मुझे ज़रूरत नहीं होती, मेरे भाई भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुझे सपोर्ट करके चलते हैं। आज इस दुनिया में मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, बट मेरे बड़े इतने सारे कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके ही अंदर मतलब मेरे माँ बाप की मैं अपनी मूर्ति देखती हूँ। बड़े हैं मेरे गार्जियन से बहुत सारे। तो मेरा तो यही कहना कि नारी कमज़ोर नहीं है, बस उसे एक बार मौका तो दो भाई। जब आप मौका ही नहीं देंगे तो निकलेगी कैसे? तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगी कि भाई इस तरह का मंच मिलना चाहिए, खासकर महिलाओं को। अब जिस तरह से स्पोर्ट्स में आपने देखा 2016 में केवल महिलाओं के मेडल थे, वोमेन्स के मेडल थे ओलंपिक में। तो मैं यही कहूँगी सभी से, और मेरा मैसेज दूर तक भी जाना चाहिए, जिस तरह से खेल में भागीदारी हो रही है उसी तरह से राजनीतिक में भी वो 33% मिलना चाहिए महिलाओं को। मेरी ये अपील है पीएम साहब मोदी जी से कि मिलना चाहिए। अभी उस लेवल पे मेरे ख्याल से महिलाएं संपूर्ण नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरी अपील भी है, जागरण के थ्रू मैं ये कहना भी चाहती हूँ, और मैं तो एक ही बात कहूँगी, भाई अपनी बच्चियों को खूब गेम कराओ। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसलिए लड़कियों को पढ़ाओ भी और खिलाओ भी। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति। बबीता जी और आप सब यहाँ जो भी बैठे हैं, इस पैनलिस्ट में जो भी बैठे हैं, वो अपनी शक्ति को पहचाने हैं। जब तक अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो बहुत सारी शक्तियों को हम जनरेट नहीं कर सकेंगे। नारी अपने आप में सृजन करती है कई ऐसी चीज़ों का, जो कि अभी अब हम लोग बात करेंगे उस पर। नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को जान, तब होगा उत्थान। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन चुनौतियों पे बात करते हैं। और बिजनेस के क्षेत्र में भी नारी अब उतने ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स में इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो दुनिया में 3रे नंबर पर है। तो मैं बिजनेस के क्षेत्र में रूबी सिन्हा जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेस में महिलाएं आगे आ रही हैं। जी, थैंक यू, नमस्ते। बेसिकली मैं भी पहले आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ पत्रकार, सो आई वॉज विद इंडियन एक्सप्रेस। सो मुझे पता है कि व्हेन यू डू समथिंग इन द मीडिया इट रीचेज आउट टू एवरीबडी। तो और जागरण ऐसा पब्लिकेशन है, मेरी मदर इन लॉ पटना में बैठ के भी रोज़ सवेरे पढ़ती है। सो आई फील हम लोग जो भी यहाँ बोले, आई होप इट रीचेज आउट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले आप लोग सोचिए, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, एंड ऑनेस्टली हम में से कोई अपनी बेटी को नहीं बोलता है कि आप उद्यमी बनो। ऑल ऑफ अस टेल आवर चिल्ड्रन गो एंड अप्लाई फॉर मैक्सिमम मेजॉरिटी कि आप जाके कोई गवर्नमेंट अच्छा सा स्टेबल जॉब लो, ये लो वो लो। सो दैट्स द फर्स्ट माइंडसेट। जितना हम अपने बेटों को प्रोत्साहन देते हैं कि यू कैन टेक द रिस्क, आप जाओ, हम में से आधे से ज़्यादा लोग हम लोग अपनी बेटियों को एक्सपेक्ट करते हैं एक स्टेबल जॉब ले ले, शादी कर ले, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बन जाए, प्रोफेसर बन जाए। सो बेसिकली अगर इंडिया को इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो विमेन करेंटली 27 मिलियन जॉब्स विमेन एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट कर रही है। बट विमेन एंटरप्रेन्योर्स करंटली आर रफली ओवर फ्रॉम 2017 गवर्नमेंट के काफ़ी पॉलिसीज़ आए हैं, तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स उद्यमियाँ बढ़े हैं। अब अराउंड 18%, कोई बोलता है 20% है। बट उसमें से भी जो 18-20% है, उसमें से भी हार्डली 20% गवर्नमेंट इंसेंटिव्स अवेल करते हैं। क्यों? क्योंकि आधों को पता नहीं है। सो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि जब मैं बनी थी, मेरा भी फर्स्ट चॉइस नहीं था एंटरप्रेन्योर बनना। आई हैड बेसिकली टेकन अ सबैटिकल जब मेरी सेकेंड डॉटर हुई थी, और उसके बाद 1-2 क्लाइंट्स ने बोला कि आप क्यों नहीं घर से कंसल्टिंग करते हो, एंड आई स्टार्टेड लाइक दैट। और उसके बाद मेरा बिजनेस ग्रो किया, एंड तब मैंने रियलाइज़ किया कि अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि LLP क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। एंड अगर मेरा ये हाल है, बीइंग अ फॉर्मर जर्नलिस्ट, एडुकेटेड, बीइंग अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, मेरा ये हाल है, तो रेस्ट ऑफ द कंट्री में क्या हाल होगा? जो आप दिल्ली, बॉम्बे में देख रहे हो, दिस इज़ नॉट इंडिया। आज भी 80% जो आप स्टार्टअप फंडिंग और एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी सुनते हो, विमेन एंटरप्रेन्योर्स की, वो मेजॉरिटी मेट्रो से है। जबकि हमने जो मेरी पोर्टल मैंने शुरू किया बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस की लोगों को पता नहीं है, मैंने एक शी एट वर्क बोल के पोर्टल शुरू किया जहाँ पे हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या इंसेंटिव्स है अक्रॉस वेरियस स्टेट्स एंड कंट्रीज़ वो हम डालने की कोशिश करते हैं। तब हमने जब एक रिसर्च किया तो पता चला कि इनफैक्ट लास्ट ईयर भी पता चला कि विमेन इन Tier 2 cities आर मोर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग सेल्फ इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स, बट उनके पास टेक्नोलॉजी एक्सेस की कमी है, मेंटरशिप की एक्सेस की कमी है,
मतलब जिनको आप लुकअप कर सकते हो, जो आपको गाइड कर सकते हैं, उनके पास फंडिंग एक्सेस की कमी है, क्योंकि बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट बैंक भी आपको लोन तभी देगा जब आपके नाम पे कोलैटरल्स होंगे, जो कि ज़्यादातर हमारे देश में औरतों के नाम पे नहीं होता है. एंड यू नो सो ये है. फिर मोर विमेन लीडर्स एट द टॉप नहीं है, घर में वो एजुकेशनल एक्सेस नहीं है. सो दिस इज़ फॉर एजुकेटेड विमेन. और टियर 1 सिटीज़ में क्या है, लोगों के पास you know you have the mighty, you have the nifty 50, you have the fortune 500 companies. So हम सोचते हैं हमारे बच्चे सब उन्हीं के यहाँ जाके नौकरी करें. मतलब हम अपने बच्चों को जॉब सीकर बनना ज़्यादा सिखा रहे हैं, हम जॉब गिवर बनना नहीं सिखा रहे हैं. सो बेसिकली 0.3% फंडिंग सिर्फ विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिल रही है, जितनी आप VC फंडिंग देख रहे हो उसमें. एंड द बेसिक रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लेस ऑफ विमेन एट द टॉप. क्योंकि ये जो क्लब होती है ना मेन VC फंडिंग की, जब कोई लड़का जाता है नेचुरली वो अवेयरनेस ज़्यादा होती है उनके चैलेंजेस की. विमेन आते हैं तो बहुत समय पूछा जाता है आपके को फाउंडर कौन है, इज़ इट अ मैन, इज़ इट योर फादर, इज़ इट योर हस्बैंड. एंड आजकल फोकस्ड कलारी, ईशी कैपिटल, ये सब फंडिंग एवेन्यूज़ आ रहे हैं टू फंड स्टार्टअप्स. बट प्रॉब्लम यह कि लेसर विमेन एट द टॉप. तो जितनी औरतें आगे बढ़ेंगी डिफरेंट सिटीज़ से, वो अपने देश के, अपने सिटीज़ के औरतों को भी खींच पाएंगी. और बेसिकली जो हम बोलते हैं ना विमेन एंटरप्रेन्योर है, अमॉन्ग्स दिस गवर्नमेंट की डेटा बताती है कि जो 99%, नीति आयोग की डेटा है, 99% जो MSMEs है इंडिया में, दे आर एक्चुअली माइक्रो. एंड आउट ऑफ दैट 99% रन बाय विमेन आर सोलो वेंचर्स. मतलब अकेले एक औरत बैठ के घर में कर रही है. एंटरप्रेन्योरल वेंचर तभी बनेगा जब आप उसको स्केलेबल बनोगे, उसमें और एम्प्लॉयमेंट जोड़ पाओगे. और उसके लिए हम सबको कंट्रीब्यूट करना है इकोसिस्टम में. गवर्नमेंट कर रही है, बट वी ऑल ऑल्सो हैव टू कम टुगेदर एज विमेन, कि हम अपने घर की औरतों को, अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी लड़कियों को सिखाएं कि यू नो थिंक बिग. सिर्फ जॉब सीकर मत बनो, जॉब गिवर बनो. नथिंग इज़, आई मीन एक छोटी सी चीज़ मैंने शुरू में, जब मैंने शुरू किया था, मुझे बहुत इंस्पायर किया था कि उद्यमता कुछ साल अपनी ज़िंदगी के ऐसे जीना है जैसे किसी ने नहीं जिया, और उसके बाद भी उद्यमता अपने साल बाकी ज़िंदगी के ऐसे जीना है जैसे कोई और नहीं जिएगा. क्योंकि आप इतना मेहनत करोगे शुरू में, बट उसके बाद आपको उसका प्लेजर्स भी मिलेगा. सो दैट्स द ओनली थिंग आई फील. मैम, नीलम जी, मुझे पता चला कि आप कृषि क्षेत्र में मतलब काफ़ी एक्टिव हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत करीब 4500 महिलाओं के साथ आप जुड़े हैं, यानी एक बड़ा एक्सपीरियंस आपका है. आप उन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के खास तौर पे मैं बात करूंगी जिनका आत्मविश्वास आज बहुत ही ज़्यादा, मतलब चूँकि अवसर इतने मिल रहे हैं कि वो पीछे नहीं हट रही हैं. नीलम जी, आप ये मुझे बताइए कि उनके भीतर जो स्वावलंबन का, जो आगे बढ़ने का जो मतलब एक जुनून है, वो किस तरह से आप देखती हैं? महिला शक्ति को लगता है पहचान गई है. अब जो मोनिका जी बता रही थी कि उस शक्ति को अब जान गई है, और जब तक जानेगी नहीं तो आगे बढ़ेगी नहीं. आप लोग सब सहमत होंगे इस बात से, बताइए. जी, बहुत धन्यवाद. जी, सबसे पहले सामने बैठी जो शक्ति स्वरूपा जो मेरी बहनें हैं, सभी को नमस्कार. और साथ में दैनिक जागरण को बहुत धन्यवाद, और उस पुरुष शक्ति को भी जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया और ये कोशिश की कि हम ऐसा कार्यक्रम रखें कि महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें, और साथ में जो दूसरी महिलाएं हैं कैसे प्रेरित होकर आगे बढ़ें. मैं सबसे पहले अपना परिचय दूंगी. मैं नीलम त्यागी और मुरादनगर गाजियाबाद से हूँ. बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई. पढ़ाई भी मैंने शादी के बाद में पूरी की है, और एक समय ऐसा आया शादी के तुरंत बाद ही कि घर में माहौल विषम परिस्थिति बनी, और मेरे हस्बैंड और मैं, हमें घर से निकलना पड़ा. जब घर से निकले तो स्टेशन पे आके जब हम फूट के रोए कि हमें लगा कि टिकट के लिए भी हमारे जेब में हाथ डाला तो 2 ही रुपये थे. उस समय लगा कि ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन आज है. लेकिन अब समझ में आता है कि जो परिस्थिति हमें लड़ना सिखाती हैं, तो आज समझ में आता है कि ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन ही वो था. क्योंकि अगर हम घर से नहीं निकलते तो शायद आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचते. सबसे पहले मैंने एक NGO में आकर काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास 2 बेटे और एक बेटी है. उस समय मेरा छोटा बच्चा 9 महीने का था, तो कोई भी बच्चों को भी रखने के लिए तैयार नहीं था कि मैं बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के निकलूं. और महिलाओं को हर दिन कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसी परिस्थितियों से जूझना पड़ता है जो बयान नहीं किया जा सकता है.
तो उन बच्चों को छोड़ के मुझे कंप्यूटर सीखना, मुझे जॉब करना, मुझे घर को भी देखना और अपनी पढ़ाई भी जारी रखना, तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े थे। मैंने एक एनजीओ में काम करके फिर मैंने अपनी एक एनजीओ बनाई। मैंने सबसे पहले स्वयं सहायता समूह बनाया। स्वयं सहायता समूह से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। मुझे नहीं पता था कि मुझे किधर जाना है, मुझे क्या करना है, क्योंकि बहुत कम उम्र में कोई मार्गदर्शक नहीं थे कि मैं क्या कर पाऊँ। तो वो जो पीड़ा मेरे दिल को छुई, क्योंकि जब तक हम दूसरे की पीड़ा नहीं पहचान सकते हैं, जब तक हमें उस पीड़ा का आभास ना हो, वो पीड़ा से जो मैं गुजरी हूँ, तो मैं जो सबसे पहले जो मेरा प्रसव हुआ, जो मेरा बच्चा हुआ, एक डॉक्टर और एक अकेले मैं थी। उस समय मेरे साथ कोई नहीं था। ठीक उस समय के बाद जो काम करना शुरू किया, फिर मैंने एक अपनी एनजीओ बनाई। एनजीओ बनाने के बाद मैंने उस समय ये कसम खाई कि जो महिलाएं अंधेरे में हैं, जिनको नहीं पता किधर जाना है, मुझे उनके साथ खड़े होना है। तो 300 स्वयं सहायता समूह मैंने बनाए और हर उस महिला को रोज़गार दिलाने का प्रयास किया। उसी दिशा में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले मुरादनगर से लेके जो हम आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार, राजस्थान और आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 4 स्टेट हम देख रहे हैं। कृषि क्षेत्र में इतना स्कोप है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कि उन्हें दूसरा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता नहीं है। तो पता करने के लिए इतनी सारी स्कीम गवर्नमेंट की आ गई हैं, जो अगर वो जानकारी करें आजकल तो सब नेट पे भी उपलब्ध है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह मैंने बनाए, जिसमें हमने 4500 महिलाओं का एक फेडरेशन रजिस्टर्ड कराया और 10 टन सब्जी रोजाना भारतीय वॉलमार्ट को सप्लाई कराई, डायरेक्ट मंडियों को हटाया। 5 टन दूध रोजाना पराग डेयरी को सप्लाई कराया। अपने आउटलेट खोले, उसी सब्जी से अचार बनवाया, जैम, जेली, मुरब्बा बनवाया और सुनहरा फ्रेश नाम से सप्लाई कराया। फिर खुद का मैंने फ्लोर मिल चलाया। मैं किसानों को बोलती थी कि आप है ना फ्लोर मिल लगा लीजिए, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो मैंने खुद का फ्लोर मिल चलाया, जिसमें 5 टन आटा डेली सप्लाई किया। और जब मैं मार्केट में गई आटा लेकर, तो वहाँ जो होल सेलर रिटेलर थे, तो उन्हें बड़े अचंभे से पूछा कि अब ये समय आ गया कि महिलाएं आटा लेकर भी मार्केट में आएंगी। तो उनका एक सवाल होता था कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। तो मैं उनसे पूछती थी, आपको इस बात से क्या लेना देना है, हस्बैंड कहाँ है, अगर मैं आटा लेकर आई हूँ तो तकलीफ क्या है। तो वो मार्केट जो मैंने पकड़ी, उस मार्केट से मैंने ये सीखा कि मैंने पूछा कि आपकी दुकान पे जो अचार आता है, ये हल्दी मिर्च मसाले आते हैं, ये कहाँ से आते हैं कि कंपनी से आते हैं। दाल कहाँ से आती है, कंपनी से आती है। तेल कहाँ से आता है, कंपनी से आता है। तो मैंने पूछा कि फिर हमारे किसान क्या कर रहे हैं, किसानों का जो माल है वो क्यों नहीं आ सकता आपके पास, कि वो इतना क्वालिटी और इतना क्वांटिटी हमें नहीं दे सकते, जिसकी वजह से हम किसानों से माल नहीं ले सकते। फिर मैंने किसानों को इकट्ठा किया और साहिबाबाद मंडी में किसानों को थोक आढ़ती का लाइसेंस दिलवाया। वहाँ पे भी लड़ाइयाँ लड़ी, क्योंकि पहले समय में हमारे किसान पढ़े लिखे नहीं थे और मंडियाँ बनी तो किसानों के लिए बनी। वहाँ लड़ाइयाँ लड़के हमने, किसानों के बच्चों के पास मोबाइल है, फ़ोन है, लैपटॉप है, तो क्यों वो मंडी में नहीं बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने अपने आउटलेट खोले। जो फ्लोर मिल था उसको देख के मुरादनगर में 5 फ्लोर मिल और लगे। इस तरह से जो मतलब गन्ने के साथ में हल्दी की खेती कराई, फिर हल्दी की प्रोसेसिंग प्लांट लगवाए, छोटे छोटे तेल मिल लगवाए। छोटी छोटी महिलाओं से जो घर से ही आटा बना सकती हैं, आजकल तो मिक्सी इतनी आ गई है कि वो उसमें अच्छे से आटा बना सकती हैं। और ये ऐसे हुनर हैं जो गांव की अनपढ़ महिला भी कर सकती है और शहर की पढ़ी लिखी महिला भी कर सकती है। जी जी, बहुत बढ़िया। जिनको ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि महिला सब कुछ कर सकती है। बस ज़रूरत है उसके जुनून की। जी जी, उसके जुनून की, उसके सामने कोई परेशानी नहीं है, परेशानी हम अपने आप महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल 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 ठीक। मैम, और थैंक यू मैम। मैं जी बस जी जी, बिल्कुल, उसी जी। क्षेत्र से वहाँ से सफ़र शुरू किया ज़िंदगी का। और आज 20,000 महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं फैमिली कोर्ट में भी बैठती हूँ, हाई कोर्ट से वहाँ पे चयन किया गया है काउंसलर के रूप में। और कृषि मंत्रालय में भी हूँ, मेंबर हूँ वहाँ पे। और महिला उत्पीड़न की चेयरमैन भी गाजियाबाद की बनाया गया। थैंक यू। शक्ति की सटीक परिभाषा यही होती है, एक शक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती है, बस पहचानना होता है अपने आप को। और एक हमारे पास मुझे लगता है पैनल में सबसे छोटी और समय की नब्ज पकड़ने वाली शक्ति हैं, जो तकनीक के युग में, तकनीकी दौर में कितनी सारी चैलेंजेस हैं, हम सब छुपा नहीं है। तो उस दौर में हमारे बीच
कामाक्षी जी एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पर हैं, आगे हम जानेंगे इनसे कि किस तरह से चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। पहले आप साइबर के क्षेत्र में महिला शक्ति किस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश कर रही है। कामाक्षी जी थोड़ा सा परिचय अपने आप दे दीजिए अपने बारे में ताकि सब जी। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम कामाक्षी शर्मा है और मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ साइबर वर्ल्ड में। मैंने मात्र 35 दिन में जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक 50,000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को इंक्लूडिंग आईपीएस कमिश्नर ट्रेन किया साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में और 7,000 से ज़्यादा केसेस पे काम किया। जैसे जब मैंने अपनी जर्नी ये शुरू करी थी तो मैं दिल्ली में बैठती थी और दिल्ली में मैंने अपना फर्स्ट केस लिया था साइबर का और वहाँ से फिर मुझे रेफरेंस मिला जम्मू का कि जम्मू में एक इस तरह से केसेस आ गए हैं। तो मैं जम्मू में गई। जब मैं जम्मू गई थी उस टाइम 2019 में एंड वहाँ के जो ऑफिसर्स थे तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा बेटा आप कर लोगे। मतलब ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है और टेक्निकल चीज़ों में ना लड़कियों को अक्सर कमज़ोर समझा जाता है कि ये कैसे कर पाएगी, इसको टेक्निकल नॉलेज होगी भी नहीं होगी। मैं वहाँ गई, वहाँ पे मैंने अपने केसेस सॉल्व करे। उसके बाद उन लोगों को ट्रेन किया कि ये इस तरीके से सॉल्व होते हैं। अगर साइबर क्राइम हो जाता है, जैसे हमें किसी को ट्रेस करना है, ये सारी चीज़ें, तो ओपन सोर्स टूल्स हैं जिससे उन चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर वहाँ पे मैंने उनसे अपनी फ़ीस नहीं ली, मैंने कहा आप मुझे नेक्स्ट स्टेशन पे ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने मेरे को ड्रॉप कर दिया पठानकोट। मैंने पठानकोट में कहा कि केसेस हैं आप लोगों के पास साइबर के। उन्होंने कहा मैम बहुत सारे हैं पर आप कर पाओगी, क्योंकि हम लोगों को तो इतना टाइम हो गया, हम लोग नहीं करते और ये मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, आप कैसे इसे करोगे। मैंने कहा आप मुझे 3 या 4 केसेस दे दो जो बहुत मुश्किल है। मैंने वो सॉल्व करे, वहाँ पे ट्रेनिंग दी, फिर मैंने उनसे फ़ीस नहीं ली, फिर मैं इस तरीके से आगे चली गई। ऐसे करते करते मात्र 35 दिन में हमने 30 से ज़्यादा शहर कवर करे और अकेले यात्रा करी जम्मू टू कन्याकुमारी और 50,000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे डाली। इसमें कोई पीछे बड़ा सपोर्ट नहीं था, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, कुछ नहीं था। जब आपको कुछ करना होता है ना तो आप बस चल पड़ो। और ये चीज़ें जो होती है ना इनबिल्ट कहते हैं या आप कह दो, ये हम अपने परिवार से सीखते हैं। जैसे मैंने अपनी मदर से काफ़ी कुछ सीखा है कि कैसे स्थितियों में मतलब होता है ना कम रिसोर्सेज में कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ पे ये सारी चीज़ें करते हैं। तो एक लड़की अपनी माँ से बहुत कुछ सीखती है, वो मतलब उसके लिए एक रोल मॉडल होती है। तो हम कैसे उनको देखते हैं और वो हमें क्या क्या सिखाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ हमारे जो फादर होते हैं, जो हमारी लाइफ में फादर फिगर पर्सन होते हैं, उनका जो जज्बा होता है, उनका जो विश्वास होता है, वही हम लड़कियों को आगे बढ़ाता है। इसमें हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड आया, एशिया रिकॉर्ड आया, इंडिया रिकॉर्ड आया और आज मेरी लाइफ के ऊपर थिएटर बायोपिक बन रही है। मैं ये नहीं कहूँगी मेरी लाइफ के ऊपर, बट जो मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरी माँ से मैंने सीखा कि हाँ हम में एक शक्ति है, उसे आगे लेके हम कैसे जा सकते हैं और कितनी खूबसूरती के साथ हम अपनी जर्नी, अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते पे पहले कोई चला नहीं था। तो वो मैंने अपनी मदर से सीखा। और मेरी मदर एक हाउसवाइफ हैं जिन्होंने, जब मेरे फादर की जॉब गई थी, एक टाइम पे स्ट्रगलिंग पीरियड में जॉब करी थी और वो बहुत, मेरे फादर ने उन्हें खूब सपोर्ट किया था। तो वहाँ से मेरा ये डर खुल गया था कि हाँ ऐसा नहीं है कि मार्केट में मतलब एक होता है ना कि हम जा रहे हैं वहाँ सब खराब मिलेंगे, कुछ लोग अच्छे भी मिलेंगे। और हम लड़कियों को अगर थोड़ा भी अच्छे लोग मिल जाते हैं ना, ज़्यादा नहीं 100 में से अगर 2 भी अच्छे लोग मिल जाते हैं और हमें अच्छी तरीके से ट्रीट करें और थोड़ा सा सपोर्ट दें, तो हम आसमान में बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया कामाक्षी, एकदम आप एक रोल मॉडल हैं आज की लड़कियों के लिए, जो कि कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ती हैं और बहुत शान से आगे बढ़ती हैं। चाहे सपोर्ट मिले ना मिले, कन्विंस करती हैं पेरेंट्स को और पेरेंट्स साथ देते हैं और आगे बढ़ती है। ये अपने आप में कमाल की बात है जो आए दिन देखने को मिलता है, हर क्षेत्र में मिल रहा है। अब लेकिन शक्ति तो है, सब कुछ उसके पास है, वो कर सकती है, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं और मुझे लगता है शक्ति शायद इससे ज़्यादा बढ़ती है। चैलेंजेस का सामना करके उसको पता चलता है कि ताकत हमारी क्या है। और मुझे लगता है चैलेंजेस की बात करें तो कानून में भी अपने आप में बहुत चैलेंजेस है और अवेयरनेस नहीं है, और उसकी वजह से बहुत महिला शक्ति जो है अपने आप में बहुत कमज़ोर महसूस करने लगती है। कई बार उसे लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, कई बार हीनता के शिकार हो जाती है और तमाम ऐसे घटनाएँ घट रही हैं, बहुत उथल पुथल रहता है। तो मैं मोनिका जी से जानना चाहूँगी, क्योंकि ये काफ़ी दिन से इस चीज़ को समझ रही हैं, देख रही हैं अपने केसेस के माध्यम से। जी देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत हैं, मतलब लड़की के पैदा होने से लड़की के मरने तक चुनौतियाँ बहुत हैं। अब उन चुनौतियों को कैसे, मैं कुछ आपको कानून बताना चाहूँगी जो एवरी वुमन शुड नो।
from the birth till the last moment of your life, every woman should know. मैं क्योंकि हमने हज़ारों केसेस किए हैं और उससे जो ध्यान में आता है कि आप मानिए जब लड़की कॉलेज जाती है और कॉलेज जाती है तो उसको लगता है कॉलेज में सब अच्छा है ना, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, डिग्निटी है, जस्टिस है, सब कुछ अच्छा है। पर जैसे ही कॉलेज से बाहर आती है और कोई अंधेरा कोना होता है, वहाँ कोई मंचले खड़े होते हैं, रोज़ उसको परेशान करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो उसको लगता है मैं क्या करूँ इस समय, मैं किसको कंप्लेंट करूँ। घर में कंप्लेंट करूँगी तो पिताजी डांटेंगे और कॉलेज जाना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ होगा, तो कहाँ जाऊँ। तो उसको लीगल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है सुनीता, वो कॉलेज जा रही है, उसको लोग छेड़ते हैं, वो क्या करे, तो अपनी वो लॉयर अपराजिता फ्रेंड से बात करती है कि दीदी मैं क्या करूं, बताओ मुझे, रोज़ यहाँ लोग खड़े होते हैं, मेरा रास्ता यही है, लोग छेड़ते हैं, क्या करूं। उसने कुछ नहीं, 100 नंबर पे कंप्लेंट कर। 100 नंबर पे जब आप कंप्लेंट करते हो, वहाँ पूरा लिख कर बताओ मैं किस जगह पे हूँ, क्या डेट है, क्या टाइम है, कैसे हुलिया के लोग खड़े हैं, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे कैसे अगर हाथ लगाया है, वो डिटेल में लिख कर दो कि जो आप 100 नंबर पे कंप्लेंट करते हो वो वहाँ पर लिखा जाता है। वो पर्चा आपको बाद में हाथ में मिल सकता है, ये नहीं अरे जी पता है बोलने में शर्म आ रही है कि डिटेल में कंप्लेंट बताइए 100 नंबर पे, वो पर्चा आपको कल को मिल जाएगा। आप कंप्लेन देंगे, 100 नंबर से तुरंत पीसीआर वैन आएगी और वो लड़कों को पकड़ेगी, लड़के भाग जाएंगे। पर कई बार क्या होता है, वो लड़की 1 दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई, 100 नंबर पे कंप्लेन दी, बार बार पुलिस आई लेकिन लड़के भाग जाते थे। चौथी बार उन तीनों, ये सच्ची घटना है, तीनों लड़कों ने उस लड़की को और उसकी फ्रेंड्स को पीछे से ग्रोप कर लिया। जैसे ही ग्रोप किया, उसने अपनी फ्रेंड को फिर फोन किया, अब क्या करूं। उसने कहा ये ज़्यादा हो गया है। उसने कहा इमीडिएटली लोकल पुलिस स्टेशन में जाओ। उसने कहा मैं लड़की हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकती। कहते क्यों, लड़की हो या लड़का, अब जैसे ही पुलिस स्टेशन में जाओगे, जो फर्स्ट कमरा होता है वो ड्यूटी ऑफिसर का होता है, आप वहाँ जाइए, आप लिखकर कंप्लेंट दीजिए, ये मेरी कंप्लेंट है। उसने कहा पुलिस वाला लेगा नहीं। उसने कहा 100% लेगा, और अगर नहीं लेगा तो 100 नंबर पे कॉल करो, डीसीपी का नंबर लो, आपको मिलेगा, और डीसीपी से कहो कि मेरी कंप्लेंट नहीं ले रहा, क्योंकि इट इज़ कंपल्सरी। अगर आप कंप्लेंट देते हैं, पुलिस को कंप्लेंट लेना पड़ता है, उसके ऊपर अपनी डायरी में एंटर करके आपको एक कॉपी वापस देनी पड़ती है। उसने जाकर कंप्लेंट की ऐसे, और वो कंप्लेंट ले नहीं रहे थे एज यूजुअल जो होता है पुलिस का। उसने 100 नंबर पे कॉल किया, डीसीपी का नंबर लिया, डीसीपी ने अपनी पुलिसिया की भाषा में जो समझाया होगा, एसएचओ भागता हुआ आ गया। उसने कहा कहाँ है सुनीता जी, बताइए, चाय वाय पिलाई, बैठा, और उसकी कंप्लेंट भी ली, उस पर इमीडिएटली एफआईआर भी लॉन्च की। कंप्लेंट और एफआईआर में अंतर होता है। कंप्लेंट वो है जो आप देते हो, एफआईआर वो है जिसपे पुलिस कहती है हाँ 3 साल से अधिक का और ग्रीवियस सीरियस ऑफेंस बनता है, पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है। एफआईआर लॉन्च करते ही नेक्स्ट डे वो लड़के अरेस्ट हो गए जो छेड़ते थे इस लड़की को। उसके बाद उस एरिया में ऐसी कंप्लेंट दोबारा नहीं आई। अब इस सुनीता की जब ग्रेजुएशन की, मैं बस 2 मिनट लूँगी ये बताने के लिए, ग्रेजुएशन की, सुनीता की नौकरी लग गई। अब नौकरी लगी, वो भी कॉलेज में लगी, वो बड़ी खुश थी कि नौकरी कॉलेज में कर रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में नौकरी लग गई है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी वहाँ पे जो रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पे साहब जी बैठे हुए थे, वो लगभग 62 ईयर्स के थे। वो इसको रोज़ बोलते, अरे तू मेकअप करके क्यों नहीं आती, अरे तू मेरे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाती। वो आधी रात को, दादा नाना की उम्र के आदमी, वो आधी रात को उसको गाने भेजते थे, तू मेरी जोहरा ज़बीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं समा। और इसने कंप्लेंट की तो लोग कहते हैं अरे वो तो दादा नाना की उम्र का है, वो थोड़ा ना छेड़ेगा। अब इसने कहा कि बताओ प्रायिता मैं करूं क्या, ये तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है मेरी वर्क प्लेस पे जहां मैं नौकरी कर रही हूं। उसकी फ्रेंड प्रायिता ने कहा कुछ नहीं, जहां भी 10 से अधिक लोग काम करते हैं वो वर्क प्लेस कहलाता है और वो पॉश एक्ट के अंतर्गत आता है, यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट के अंतर्गत आता है। वहां कंप्लेन देगी तो वहां एक कमेटी बनी होगी, कमेटी तुझे भी बुलाएगी, उसको भी बुलाएगी, और अगर पाया जाएगा उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है तो उसको नौकरी से हटा देगी, डिमोट कर देगी या ट्रांसफर कर देगी। उसने यही काम किया और बताया, उसने पूरे प्रूफ दिए, उस आदमी को वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा और ये आराम से अपनी जॉब करती रही। फिर वो देखने में अच्छी लगती थी सुनीता, वो जाती थी आती थी, किसी का मन आ गया उसके ऊपर, उसने कहा शादी कर लेते हैं। अब इसने शादी तो कर ली
उस समय भी कोई ऐसी ऐसी बात नहीं, बस शादी के बाद क्या हुआ, अरे दहेज नहीं लाई, अरे लंबी गाड़ी नहीं लाई, बेटी को ही पैसा दे देते, एफडी जमा करा देते, कुछ तो कर देते। इसने कहा भाई तब फिर से प्रॉब्लम, और सब वो सहती गई जब तक उसकी बेटी नहीं होगी, और बेटी होने के बाद भी कहते इसको भी पालें, इसको भी पालें, जो टिपिकल ताने होते हैं। अब इसने फिर जब इसके हस्बैंड ने कहा कि भैया तू घर बैठे बैठे मोटी हो गई है, अब तो निकल यहाँ से, मैं दूसरी शादी करूँगा, तब लगा पानी सर से ऊपर उठ गया है। इसने कहा प्रायता करूँ क्या? उसने कहा त्रिशूल चला। त्रिशूल क्या होता है? उसने कहा डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर, विमेन सेल में केस फाइल कर, मेंटेनेंस का केस फाइल कर। इसने वो त्रिशूल चलाया, और कहते हैं जब ये त्रिशूल महिला संबंधी कानूनों का चलता है तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। तो इसने त्रिशूल चलाया, विमेन सेल में कंप्लेंट फाइल की, एफआईआर लॉन्च हो गई, और एक ही दिन में डोमेस्टिक वायलेंस से इसको लगातार उसमें अवार्ड्स मिल गए कि इसको घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। बस 2 लाइन में मैं 2 और लॉ बता के अपनी बात समाप्त करूंगी, मुझे मालूम है लंबा हो गया है। उसके बाद जैसे ही ये अपने घर में रहना शुरू हो गई, उसके पति ने भी निकाल दिया दूसरी औरत को कि यहाँ डाइवोर्स तो मिल नहीं रहा, मुझे मेंटेनेंस देनी पड़ रही है, पालना पड़ रहा है इसको, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी उस लड़की के पेरेंट्स की डेथ हो गई, ससुराल से वो वापस आ गई, पति की भी डेथ हो गई, पेरेंट्स की भी डेथ हो गई। अब कहाँ जाए? तो भाई ने क्या कहा? भाई ने कहा कि निकल तू, ये तो माँ बाप का घर है, निकल। लेकिन 2004 का कानून आया है कि दादे की प्रॉपर्टी में पोती को भी उतना ही हक मिलता है जितना पोती को मिलता है, इसलिए उसको घर से कोई नहीं निकाल पाया। और आखिर में जब इसकी बेटी जाती थी आती थी तो पड़ोस में जो इंजीनियर भैया थे वो उसको बुलाते थे और कहीं ना कहीं मोबाइल पर पॉर्न दिखाते थे। तो उसको लगा कि अब मैं क्या करूं। उसने एक कंप्लेंट की 100 नंबर पे, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो की कंप्लेंट जैसे ही लॉन्च हुई, एफआईआर लॉन्च हुई, उस भैया को अरेस्ट किया गया। आज वो लड़की दुनिया भर में घूम रही है और लोगों को महिला संबंधी कानूनों के बारे में जानकारी दे रही है। वो सशक्त नारी है और सशक्त समाज के लिए काम कर रही है। धन्यवाद। रूबी सिन्हा जी, बिजनेस करना और महिला ये दोनों बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड लगता है, लेकिन अब ये भी बहुत ईजी आसान हो गया है। लेकिन चुनौतियाँ तो यहाँ भी हैं, चुनौतियाँ तो यहाँ भी हैं, और वो चुनौती किस तरह से हैंडल हो सकता है? फ्रॉम अपनी ज़िंदगी से आदमी बोल सकता है कि चुनौतियाँ तो हर क्षेत्र में है, बट अगर आप अपना करो बिजनेस तो एक चीज़ होता है, आप अपना वर्क लाइफ इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि आपको 9 से 6 ही ऑफिस जाना है, आप अगर अपना कर रहे हो आप रात 2 बजे भी बैठ के कर सकते हो। तो चुनौतियाँ तो बहुत है। ये है कि कभी कभी मुझे लगता है एज विमेन ना, हमें भी अपनी जितनी हमें कभी कभी मिलती है बेनिफिट्स ऑफिस में कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लो, बच्चा बीमार है आप लीव ले लो, हमें ना अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद रखनी होगी। कि कभी कभी मैं अपने ऑफिस में बोलती हूँ, और ये मुझे बुरा भी लगता है कि अगर लड़के रोज़ आ रहे हैं और आप दुर्गा, तो मतलब हम बोलते हैं हम दुर्गा है, बट मतलब एक्चुअली लाइफ में पॉसिबल नहीं है टोटली घर भी मैनेज करो। यू कांट बी अ मतलब परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मदर, परफेक्ट वर्किंग पर्सन, परफेक्ट बिजनेस। इट्स अ यूटोपियन वर्ल्ड। तो कहीं हमें समझना होगा किस टाइम पे मुझे कहाँ परफेक्ट होना है। ये नहीं कि एज विमेन वेयर वी हैव रीच्ड, जहाँ हम बोलते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट है आज के डेट में, इट्स अ वेरी चेरिश्ड पोजीशन। बहुत मेहनत से लोग आगे बढ़े हैं और पीछे लोगों को ये समझना चाहिए, मतलब मैं इसलिए बोल के एज विमेन हमें ये भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा कि हम कब किस चीज़ को प्रायोरिटी दें। ये नहीं कि मतलब हमेशा एक ही चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा है और वर्क सफ़र करा। आफ्टर ऑल मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, मुझे पता अगर कोई ऑफिस में 10 दिन नहीं आ रहा है मेरा क्या हाल होगा। मतलब अब मैं किसी को हायर भी नहीं कर सकती स्मॉल बिजनेस, मतलब तो रियलिटी यही है कि मतलब एक्चुअल लाइफ में इट्स टोटली डिफरेंट। सो एज चैलेंजेस तो आपको बहुत आएंगे, अनगिनत आएंगी। आपको पहले समझना है कि मेरा फोकस क्या है, मेरा प्रायोरिटी क्या है, एंड देन डोंट लेट एनीबडी सेट यू बैक। मतलब दे विल बी टाइम्स जब आप अपना करोगे, आप रात को बैठ के रोगे कि मैंने क्या कर लिया। आई हैव बीन थ्रू दो स्टेजेस। आपको लगता है कि मुझे महीने के अंत में इतने लोगों की सैलरी देनी है, मैं कैसे लाऊंगी। बट एक बार आप मन बना लो ना, और कुछ आपके अपने एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट रखो। पूरे कोविड
आई मीन आई वॉज स्ट्रगलिंग, हम क्लाइंट्स लूज़ किए, बट मुझे था कि एक बंदे को भी नहीं निकालना है, किसी की सैलरी नॉन टाइमली नहीं जाएगी, तो कुछ आप अपने एथिक्स बना लो तो आप उसको अबाइड कर सकते हो। तो एज अ वुमेन, बिकॉज एक चीज़ हम में है जो might be a slightly better than men, which is empathy and care. और जब वो चीज़ हम बिजनेस में लाते हैं ना, it's a very strong ingredient to be a successful business woman. इनफैक्ट मैं तो पर्सनली बिजनेस के, मैं तो लीडरशिप में भी सोच रही हूँ कि किस दिन यूएन में एक सेक्रेटरी जनरल वुमेन होगी। आई मीन अब 2030 में SDGs हो जाएंगे, बट अभी 77 साल की हिस्ट्री में यूनाइटेड नेशंस में एक सेक्रेटरी जनरल नहीं आई है। तो तीन चीज़ें हमें चाहिए एज विमेन टू ओवरकम ऑल चैलेंजेस। वन इज़, लोग बोलते हैं 3 L's, लर्निंग, लेबर एंड लीडरशिप। सीखने की चाह, मेहनत करने की चाह और लीडरशिप, आगे बढ़ने की चाह। आई मीन व्हेन यू लुक एट समथिंग, लुक एट योरसेल्फ एज अ लीडर। सो अब मुझे लगता है सेशन के उस एरिया में हम जाएं, उस क्षेत्र में जाएं जहां पर हमें दोनों तरफ से एक संवाद हो। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, हमारे पास अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, कानून से हैं, बिजनेस से हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, वो सारा इतना बढ़िया उनका पूरा प्रोफाइल है, साइबर एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, किस तरह से उससे निपटें प्रॉब्लम से। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आने के लिए, स्पोर्ट्स में किस तरह के चैलेंजेस हैं, क्या करें, आप लोग अगर अपने सवाल पूछ सकते हैं तो इससे बेहतर नहीं होगा। तो ऑडियंस के पास एक माइक होना चाहिए ताकि कोई सवाल कर सके। है आपके पास? मेरा सवाल आजकल चल रही मेरे संघर्ष का ही है। हम महिला को महिला शक्ति कह के कृपया गुमराह ना करें। महिला कितनी असहाय हो जाती है, इसका छोटा सा उदाहरण दूंगी। मैं अपने क्षेत्र सेक्टर 11 की अध्यक्ष हूँ, मेरा पद छीन लिया गया, उस पर संघर्ष था। सबसे पहले महिलाएं ही मुंह टेढ़ा करके कहती हैं, रखा क्या है, छोड़ क्यों नहीं देती। मैं कहती हूँ मैं मर जाऊंगी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि छीना जा रहा है। तो ये जो शक्तियां हैं, क्यों शक्ति का हाथ नहीं बढ़ाती। एक शक्ति फंस गई है तो बाकी आधी शक्तियां तो अपने पति को खुश करने के लिए उसकी निंदा करती हैं। मैं सबसे माफी मांगती हूँ, बात सही है, आपको बुरा लगेगी, लेकिन विचार करके देखना। आधी शक्तियां जो हैं इसलिए विरोध करती हैं। अगर मैं कहीं किसी को बुलाती हूँ तो आधी शक्ति इसलिए नहीं आती है कि उनके पति या बेटा कुछ गलत कहेंगे। मैं अकेली खड़ी होती हूँ हर जगह। 26 जनवरी का झंडा मैंने ऐसे डंडा अपने पैरों में ऐसे पकड़ रखा था और मैंने फहराया। सारी शक्तियां दाएं घूम रही थी, सारी शक्तियां घूम रही थी। 2 बुजुर्ग शक्तियां मेरे साथ आई। इसलिए शक्ति अपने आप को तब माने जब आप वाकई, आपको लगता है कि हम संघर्ष कर सकते हैं या हम कुछ करेंगे। आप कुछ इस को लेकर बोलिए कि जुड़े और वाकई शक्ति बने। धन्यवाद। दीदी, मैं एक बात कहूँगी, पहले तो आपके जज्बे को नमस्कार करती हूँ। दूसरा मैं ये कहूँगी कि अगर हम शक्ति हैं ना, और वी आर पैशनेट अबाउट एनीथिंग, कोई आए कोई ना आए, हम तो खड़े हैं ना। मुझे मालूम है, मेरी एक सहेली है और उस सहेली के हस्बैंड जज बन गए अभी आपके उत्तर प्रदेश में। वो मुझे कहती है, क्या कर रहे हो आजकल। अरे क्या कर सकती हूँ, मेरे पति है ना, मेरे बच्चे हैं ना, मेरा घर है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा, अलग पैदा हुए हो, अलग मरना है आपको, बीच के इंटरवल में तो इकट्ठे हो। तो जहां समर्थ है, जितना समर्थ है, जितना कर सकते हो आप करो वहां पर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। साथ में कोई खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है। और जब आप खड़े होंगे ना, पहले आपका मजाक उड़ाया जाएगा, फिर ताना मारा जाएगा, फिर ऐसे देखेंगे कि देखो ये है जो सबको इंस्पायर करती है। तो नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कितना हंसी लगता है चांद बिन गहने। आप अकेले खड़े रहिए, आप शक्ति है ना, रिस्पेक्टिव ऑफ अदर्स। और एक दिन यही लोग कहेंगे अपनी बेटी को कि इन जैसा बनना है। जी, थैंक यू। आप में से कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। जी, मैं अरुणा शर्मा सोशल मीडिया देखती हूँ महिला मोर्चा से। मैं मोनिका जी से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ क्योंकि इनके जो व्यूज़ हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और बिल्कुल, और नारी के बारे में कहना चाहूँगी कि नारी स्वयं शक्ति है, बस केवल उसे अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, जो कि आजकल कुछ नारियाँ नहीं जानती कि हम शक्ति स्वरूपा हैं। हमारे वेदों में भी लिखा है कि नारी शक्ति होती है।
एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी मोनिका जी, आपने कहा कि 2004 में ये कानून आया कि पोतियों को भी दादा की प्रॉपर्टी में हक मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक भी जब कोई महिला ये बात करती है कि हमें प्रॉपर्टी में हक मिले तो ये कहा जाता है लड़कियों का कोई हक नहीं है, यहाँ पर उन्हें दबा दिया जाता है। दूसरा मैं सवाल करना चाहूँगी नीलम जी से। नीलम जी ने कहा कि मैं जिस वक्त स्टेशन पर थी मेरी पॉकेट में 2 रुपए थे। ये नारी शक्ति हैं और शक्ति बहुत कुछ कर सकती है, मैं उससे एग्री हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत सारे काम अपने बताए कि मैंने ये किया ये किया ये किया, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ भी करने के लिए इन्हें फाइनेंस कहाँ से मिला, क्योंकि आप बिना फाइनेंस के आगे नहीं बढ़ सकते। तो नारी अगर किसी प्रॉब्लम में होती है वो फाइनेंस कहाँ से जुटाए अपने लिए, कहाँ से जुटाए? क्योंकि अगर उसके पॉकेट में सिर्फ 2 रुपए हैं तो वो 2 रुपए से ना कोई बिजनेस कर सकती है, ना वो किसी कानून की मदद ले सकती है, क्योंकि वकीलों की फीस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैं इन दोनों सवालों को थोड़ा सा मतलब इनके जवाब क्लियर चाहती हूँ कि क्या किया जाए। ठीक है, मैं पहले बात करूँ। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और ये महिलाओं के हित में है। महिलाओं के लिए जितनी महिलाएं नहीं हैं उतनी गवर्नमेंट ने स्कीम लागू कर दी है। नीलम जी माफ ठीक है? कीजिएगा, अब आप नीलम जी, एमएसएमई में चाहिए बस 5 मिनट में आपसे। हाँ बिल्कुल 5 मिनट में 2 ही मिनट में हो जाएगा। स्टार्टअप में जाइए, एमएसएमई में है, नाबार्ड की स्कीम है, कृषि विभाग की, जो भी आप करना चाहते हैं उस विभाग से संबंधित संपर्क करिए। उसी विभाग से, अगर हमें हॉर्टिकल्चर में कुछ लगाना है, उद्यान में, तो उद्यान विभाग से संपर्क करिए। मत्स्य में करना, मत्स्य में जाइए। पशुपालन करना, पशुपालन में जाइए। डेयरी का, पशुपालन में। इस तरह से इतनी स्कीम है गवर्नमेंट की जो सच में ही महिलाओं को पता नहीं है। ठीक है, तो फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरत है हमें खुद से आगे आने की। खुद से कुछ करेंगे तो रास्ता अपने आप ही मिलता चला जाएगा। जी। जब वो वहाँ जाती हैं ना महिलाएं, उनको कोई मदद नहीं मिलती है, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बता रही हूँ मैं किताबी बिल्कुल- बातें अलग होती हैं। अगर ऐसा है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं मैं अपना बिल्कुल लूंगी नंबर, आपका नंबर और मैं आपसे मिलूंगी। हाँ, मैं अपना नंबर देने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल, और बिल्कुल। वो अपना मतलब मुझसे जब भी मदद चाहिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मोनिका जी, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ एक लाइन में ही। एम्पावरमेंट मतलब फेसबुक से निकल के नेट बैंकिंग तक जाना होगा। फेसबुक ऑपरेट करना, सोशल मीडिया पे सिर्फ एम्पावरमेंट नहीं है, यहाँ से जाके अपने फाइनेंसेस देखना, नेट बैंकिंग से आपको ट्रांसफर करना और नई नई चीज़ें सीखना। चैट जीपीटी किस किस को आता है? रिप्रेजेंटेशन बनाना। तो इसीलिए आपको टेक्नोलॉजी इज द की। जैसा दीदी ने भी आपको बताया, अगर आपको लॉ की बात करेंगे, लीगल एड हर कोर्ट में है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस लड़ा जाएगा। यू नीड टू गो देयर और जाकर वहां बोलना पड़ेगा आपको कि आई नीड अ गुड लॉयर। समय की कमी है, आप माफ कीजिएगा, समय की थोड़ा सा कमी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी पैनल ने